काम करने की सोच बनाई और वो विषय था अमर बलिदानी राजीव भाई दीक्षित जी का एक सपना कि गाय को स्वावलंबी रूप से इस देश में खड़ा किया जाए और उसके लिए जितने भी मार्ग हो सकते हैं उस पर काम किया जाए। मात्र इस विषय को लेकर के मैं आगे बढ़ा था और मेरी कोई बड़ी परिकल्पना भी नहीं थी कि यह विज्ञान जो है इतनी तेजी के साथ भारत के लोग इसे स्वीकार करेंगे। इस विषय पर लगभग मैं पिछले 13-14 वर्षों से काम कर रहा हूं और पूरे भारत में लगभग 8000 से ज़्यादा गौ विज्ञान के विशेषज्ञ तैयार किए हैं। पूरे देश में 3000 से ज़्यादा पंचगव्य आधारित चिकित्सा सेवा केंद्र चल रहा है। 500 से ज़्यादा स्वावलंबी व्यवस्था में चलने वाली गौशालाएं हैं। 100 से ज़्यादा भारत की गौवंश की प्रजातियां हैं जो बिना दान के चलती है, स्वावलंबी व्यवस्था में चलती है। ये सारा कुछ पिछले 13-14 वर्षों में हुआ है और इसी संदर्भ में मेरी कोशिश रहती है कि पूरे भारत में घूमकर लोगों को गाय का जो विज्ञान है, जितना कुछ मैंने समझा है उतना कम से कम लोगों को समझाने की कोशिश करूं और विशेषकर युवा पीढ़ी को समझाने की कोशिश करूं कि हमारी दृष्टि फिर से गाय पर पड़नी चाहिए। आप सभी लोग आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं। आने वाले दिनों में आप आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान पर काम करने जा रहे हैं। भारत को एक निरोगी देश बनाने की दिशा में आप काम करेंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इसी संदर्भ में मैं आपसे कुछ गाय के विज्ञान में के संबंध में कुछ बात करूं जो आपके जीवन में उपयोगी हो सके। मेरे पास लगभग 1.5 घंटे का समय है, इसलिए राजनीति, बजट और जो करंट अफेयर्स होते हैं इन विषयों पर बात नहीं करूंगा, लेकिन यदि आपका कोई प्रश्न होगा तो उत्तर देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो मैं सीधे विज्ञान पर आता हूं। अभी अभी हम लोगों ने इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए जिनका पूजन किया, आप सभी जानते हो, ये धन्वंतरी देव जी हैं। और धन्वंतरी देव जी के बारे में अथर्ववेद स्पष्ट करते हैं, गौमूत्रे धन्वंतरी। आप सभी लोग परिचित होंगे इस सूत्र से। धन्वंतरी कौन है? ये गौमूत्र ही धन्वंतरी है। लेकिन जब से अंग्रेजों ने पारंपरिक के आयुर्वेद को बंद किया, भारत में लगभग 7 लाख से ज्यादा पारंपरिक वैद्यों को जेल में डाला और एक नियोजित रूप से जब उन्होंने आयुर्वेद पर मेडिकल कॉलेज खोलने शुरू किए और अपने अनुसार आयुर्वेद को ढालकर पढ़ाने की कोशिश की, तब से गौमूत्रे धन्वंतरी खत्म हो गया और धन्वंतरी जी एक मूर्ति के रूप में स्थापित हो गए इस देश में। जहां तक मैंने समझा है इस विषय को, तो धन्वंतरी जी के बारे में बहुत सारी चीजें मुझे पढ़ने को मिला और मैं देखता हूं कि इसमें बहुत विरोधाभास है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत में धन्वंतरी जी के बारे में कई तरह की चीजें हैं जो मेल नहीं खाती। मेरा राज्य है तमिलनाडु और हमारे यहाँ आयुर्वेद का एक दूसरा स्वरूप है जिसको सिद्ध चिकित्सा कहते हैं। सिद्धा बोलते हैं, एक्चुअली वो सिद्ध चिकित्सा है। आज जो मॉडर्न आयुर्वेद खड़ा है पूरे देश में या विश्व में कह लो आप, इस पर जब मैं दृष्टिपात करता हूं तो इसमें केवल धन्वंतरी दिखते हैं, जिन्हें हम दक्षिण भारत में आलवार कहते हैं। लेकिन सिद्ध चिकित्सा में धन्वंतरी जैसे जैसे 18 आलवार हैं। तो आप परिकल्पना करो कि ये जो द्रविड़ क्षेत्र का जो सिद्ध चिकित्सा है वो मॉडर्न आयुर्वेद से 18 गुना गहरा है। और अंग्रेजों के पहले का भारत में जो आयुर्वेद था वह भी लगभग इतना ही गहरा था। तो ये समझने की बात है
कि जिस आयुर्वेद ने, जिस अथर्ववेद ने पूरे दुनिया को 250 मेडिकल थेरेपी दिया है। दुनिया में जितने भी मेडिकल थेरेपीज का नाम आपने सुना होगा, मैंने लगभग 150 से ज्यादा मेडिकल थेरेपीज को ब्राउज किया है। एक्सपर्टाइज नहीं, लेकिन पढ़ा है, समझा है कि दुनिया में जब मुझे पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान को एक पाठ्यक्रम में ढालना था, तो राजू भाई ने मुझे कहा कि आप दुनिया के मेडिकल थेरेपियों को पढ़ो, आप समझो ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ है और उसमें से कुछ आधार लेकर के आप काम कर सकते हो। तो लगभग 150 थेरेपीज को ब्राउज किया मैंने गहराई के साथ, ये सब दुनिया में थेरेपी कैसे खड़ा हुआ और इनके सूत्र कहां से निकले। तो मैं देखता हूं कि दुनिया में जितने भी मेडिकल थेरेपीज हैं खड़े, लगभग 200 से ज्यादा मेडिकल थेरेपीज है, रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड, सबकी जड़ें अथर्ववेद में है या मूल आयुर्वेद में है। तो जिस आयुर्वेद ने दुनिया को 250 मेडिकल थेरेपी दे दिया, आज वही आयुर्वेद इस देश में पंगु बनकर के खड़ा है। और एक कड़वी सच्चाई जो मैं पूरे भारत में देखता हूं कि पूरे भारत में जितने भी आयुर्वेद के मेडिकल कॉलेज हैं और वहां से जो हमारे बच्चे पढ़कर के बाहर निकलते हैं, 80% बच्चों को एलोपैथी या हॉस्पिटल में जाकर कंपाउंडरी का काम करना पड़ता है। बहुत कड़वी सच्चाई है, लेकिन जो आंकड़े दिखते हैं मुझे पूरे भारत में, वो आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। और बहुत सारे राज्य तो ऐसे हैं जहां बीएमएस करने वाले 90% से ज्यादा बच्चे एलोपैथी हॉस्पिटलों में जाकर मात्र कंपाउंडरी का काम करते हैं, 10 से 20 हजार की नौकरी करते हैं। तो ये चीजें जब हमारी आंखों के सामने दिखता है तो बहुत दुख होता है कि आयुर्वेद जिसने पूरी दुनिया को आरोग्य दिया, जिसकी जड़ें हमारे देश से जुड़ी हुई है, आज वो इतना पंगु हो गया है। तो कारण क्या है? इन्हीं कारणों को हमने टटोलने की कोशिश की कि किस कारण से ये पंगु हुआ है। मूल धन्वंतरी है, और धन्वंतरी कहां है? गौमूत्र में। गौमूत्रे धन्वंतरी, और धन्वंतरी को छोड़ दिया मात्र एक पत्थर की मूर्ति बनाकर। तो आयुर्वेद का तो प्राण निकल गया, क्योंकि आयुर्वेद का प्राण ही गौमूत्र है। गौमूत्रे धन्वंतरी, गौ में अवस्थी लक्ष्मी। और गोबर क्या है? लक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी को हम क्या मान बैठे? सोना, चांदी, आभूषण, यहां तक लक्ष्मी को सिमटा दिया। लेकिन लक्ष्मी को आप बारीक आधुनिक विज्ञान के चश्मे से देखने की कोशिश करोगे, जैसा मैंने देखा है, लक्ष्मी कोई और नहीं, प्राणवायु है, जिसको आज की भाषा में ऑक्सीजन कहते हैं। सोना और चांदी लक्ष्मी नहीं है, प्राणवायु यही मूल लक्ष्मी है। और प्राणवायु कहां बसता है? गोमय, गोबर में बसता है। गोबर में प्राणवायु है। तो गोबर को छोड़ दिया, यानी प्राणवायु को छोड़ दिया, और चिकित्सा का विज्ञान उसके देव धन्वंतरी को छोड़ दिया, बचता क्या है हमारे पास? और जहां तक मैं समझ पाया हूं, यही मूल कारण है कि आज आयुर्वेद की इतनी खराब स्थिति है। और सरकार की तो बात ही मत करो, अगर वो आंकड़े में निकालना शुरू करूं तो मुझे लगता है इस हॉल में ही बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। जिस देश की मिट्टी का प्राण है, जिस देश की हवा का प्राण, जिस देश के जल का प्राण, 5 महाभूतों का प्राण जहां हो, आज वो किस प्रकार से रोड पर बेसहारा घूम रही है। गावो अर्थात गाय से प्राप्त द्रव्य कैसा है? समश्य, यानी चंद्रमा की तरह है। तो गाय के गव्यों को यदि समझना है तो चंद्रमा की प्रकृति को समझना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल यह समश्य सोम की तरह है, चंद्रमा की तरह है। और चंद्रमा की प्रकृति क्या है? सरल, सुंदर और शीतल। इस पूरे सौर्यमंडल में चंद्रमा जैसा सरल ना कोई ग्रह है और ना कोई उपग्रह है।
और सुंदरता भी चंद्रमा के पास है और शीतलता भी चंद्रमा के पास है। सूर्य की तेज किरणें जब सीधी आती है तो हमारी चमड़ी जल जाती है, लेकिन यही सूर्य की किरणें चंद्रमा से जब रिफ्लेक्ट होकर के यहां पहुंचता है तो शीतल चांदनी बन करके आता है। तो चंद्रमा तो इतना शीतल है कि सूर्य की तेज किरणों को शीतलता में बदल देती है। और हमारे वेद क्या कह रहे हैं कि गाय के सारे गव्य बिल्कुल चंद्रमा की तरह है, सरल, सुंदर और शीतल। इसलिए आगे क्या कहते हैं, प्रथमस्य भक्ष, अर्थात जीवन में जब कभी पहला प्रसंग हो तो इसका भक्षण कीजिए। प्रतिदिन हमारे प्रातःकालीन हमारे जीवन का पहला प्रसंग होता है, अर्थात प्रातःकालीन इसका भक्षण करना चाहिए। जब कोई बच्चा अपनी मां के गर्भ से पहली बार धरती पर पांव रखता है, उसके जीवन का पहला प्रसंग होता है, उस समय उसका भक्षण करना चाहिए। जो गव्य गाय से प्राप्त द्रव्य इतना सरल, सुंदर और शीतल है कि मां के गर्भ से निकला हुआ बच्चा अपनी मां के दूध पीने से पहले उसका भक्षण कर सकता है। और उसके बारे में जो मैं उपमाएं पहले सुनते आ रहा था, तीक्ष्ण है, उष्ण है, ये कहां से आ गई ये सारी चीजें? किसने हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ दिया कि गोमूत्र, गोबर और दूध तीक्ष्ण है, उष्ण है और इसको ज्यादा पी लेने से तकलीफ होती है, मुश्किल होता है? कहीं लिखा हुआ तो वेदों में नहीं है। गाय का कहीं भी किसी भी संदर्भ में तो नहीं है। लगभग 3000 से ज्यादा गाय के सूत्र या छंद कह लो, फॉर्मुलेशन जो हमारे चिकित्सा शास्त्र के ग्रंथों में पढ़ा हुआ है, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रहम, सुश्रुत, चरक, भाव प्रकाश जी, निघंटु, इन सबको टटोल करके हमने देखा 3000 सूत्र हैं अभी जीवित हमारे पास। इन किसी भी सूत्रों में गाय के गव्यों के बारे में ऐसी उक्ति तो नहीं कही गई है, लेकिन पूरे देश में जो एक चिकित्सा वर्ग है, इन वर्गों में ये बात फैली हुई है कि उष्ण है, तीक्ष्ण है, इसका अति सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें कहां से आ गई, ये हमें टटोलने खोजने की जरूरत है। गाय क्या है और आयुर्वेद में इसका क्या स्थान है, इस पर एक शब्द है जिसको हम सभी लोग गौ नमस्कार के नाम से जानते हैं। इस गौ नमस्कार को यदि आप आत्मसात कर लो तो गाय समझ में आ जाती है कि गाय है क्या। और बिना गाय के चिकित्सा संभव नहीं है। शुद्ध है, नमो गोव्य श्रीमतीभ्य सौरभ्येभ्य वच, नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। सर्वकाम दूधे देवी सर्वतीर्थाभिषेचिनी, पावनी शुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः। नमो गोव्य मात्र एक गाय नहीं, पूरा गौवंश नमन करने के योग्य है। और उनका नमन उसी प्रकार से होना चाहिए जैसे हमारे समाज में जो है आदरणीय माताओं का सम्मान श्रीमती के संबोधन के साथ होता है। इसलिए कहा श्रीमतीभ्य सौरभ्येभ्य एवच। ये कोई और नहीं है, ये साक्षात सूर्य नारायण है। गाय सूर्य की प्रतिनिधि है। जो कुछ भी सौर्य मंडल में हमें सूर्य से प्राप्त होता है, ये सारी चीजें गौवंश से भी प्राप्त होता है। सूर्य के समीप हम नहीं जा सकते उष्मा के कारण, लेकिन सूर्य की जो प्रतिनिधि गाय है उनके समीप जा सकते हैं, उनके आभा मंडल में रह सकते हैं, उनका स्पर्श कर सकते हैं, उनके द्वारा प्राप्त गव्यों का सेवन कर सकते हैं। ब्रह्मसुता विश्चभ्य, ये जो सृष्टि जिस ब्रह्म ऊर्जा से बनी हुई है उस ऊर्जा की ये पुत्रियां हैं, इसलिए कहा ब्रह्मसुता विश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। इसीलिए गाय पवित्र है क्योंकि वह इस सृष्टि को बनाने वाली जो ब्रह्म ऊर्जा है उसकी पुत्रियां हैं और सूर्य की प्रतिनिधि है, बिल्कुल सूर्य की तरह है। सर्वकाम दूधे देवी, और जानवर तो ये है नहीं। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की,
वेदों में, चिकित्सा शास्त्रों में कि गाय को क्या कहा गया है। कहीं किसी शास्त्र में मुझे गाय को पशु कहा गया ऐसा कोई सूत्र नहीं मिलता। जहां कहीं भी गाय का संबोधन आया है तो देवी के साथ ही आया है। यहां भी इसमें कहा सर्व काम दूधे देवी, ये देवी है और सभी काम को कर देने वाली है। जिस कार्य को मनुष्य अपने जीवन में नहीं कर सकता, इन सारे कार्यों को करने की क्षमता गाय के लिए रखती है। इसीलिए कहा सर्व काम दूधे देवी, सर्व तीर्थाभिषेचनी। और इस पृथ्वी पर जितने भी पवित्र क्षेत्र हैं और पवित्र क्षेत्रों के जो पंच महाभूत हैं, उन सभी के गुण धर्म को हमारी गृहस्थी में लाकर देने की क्षमता रखती है। इसलिए सर्व काम दूधे देवी, सर्व तीर्थाभिषेचनी, पावनी सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यम नमो नमः। इसलिए गाय को हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए गाय की हम पूजा करते हैं। मात्र इसलिए नहीं कि उसको हमारे पूर्वजों ने देवी के रूप में या माँ के रूप में पूजा है, वो दूसरा संदर्भ हो सकता है, लेकिन जब मैं चिकित्सा के दृष्टिकोण से देखता हूं तो संदर्भ तो यही आता है इसमें। तो कौन कौन से जीवन के ऐसे काम हैं जिन कामों को मनुष्य नहीं कर सकता है? कभी सोचा है आपने इस सृष्टि में कौन सा ऐसा कार्य है जिसको मनुष्य नहीं कर सकता अपने जीवन में, लेकिन मनुष्य के बदले गाय कर सकती है? सोचा है कभी? आप में से कोई बता सकते हो कौन सा ऐसा काम है जो मनुष्य नहीं कर सकता अपने जीवन में और मनुष्य के बदले गाय करके देती है? घास को पचा नहीं सकते, मतलब चारा मनुष्य बिल्कुल पचा सकता है। पुनर्नवा का नाम सुना होगा आपने, घास है, बाहर निकलने के बाद खा लेना और कल बताना वो पचेगा या नहीं पचेगा। देखो, हमारा जो जीवन है वो एक कर्ज पर टिका हुआ है, और वो कर्ज क्या है? पंच महाभूतों का कर्ज है। हम अपने जीवन यापन के लिए प्रतिदिन मिट्टी का कर्ज है, प्रतिदिन वायु खर्च करते हैं, बदले में कुछ नहीं देते प्रकृति को, तो वायु का कर्ज है। अग्नि का कर्ज है, हमारे कारण अग्नि प्रज्वलित होती है, अग्नि प्रदूषण होता है, लकड़ियां अग्नि में बदलती है, कार्बन में बदलती है, तो इसका जो प्रदूषण होता है तो अग्नि का कर्ज है हमारे ऊपर। और जिस छत के नीचे रहते हैं उस छत का कर्ज है, उस छत का नाम है आकाश। हमारे कारण बहुत सारे कृत्रिम ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, हवाई जहाज चलने के कारण, रेलगाड़ी चलने के कारण, कारखाने चलने के कारण। ये ध्वनि तरंगे अंततः कहां जाती है? आकाश में जाती है। आकाश का ट्रैफिक जाम हो जाता है आर्टिफिशियल साउंड फ्रीक्वेंसी से। इसको सही कौन करता है? कोई नहीं कर सकता। आप बताओ, हमने चंद्रमा मंगल तक जाने के लिए योजना बना ली है, रॉकेट बना लिया, सब कुछ बना लिया है। मिट्टी के शुद्धिकरण का कोई उपकरण बनाया क्या? पानी के प्यूरिफिकेशन का कोई उपाय किया है क्या? वायु के शुद्धिकरण का कोई उपाय किया है? और फायर की बात तो करता ही नहीं है साइंस। स्काई तो इसकी समझ से ऊपर का है। अपनी धरती को बचाने की चिंता नहीं है, लेकिन चंद्रमा और मंगल पर बचने की चिंता है। कैसा साइंस? अपने घर को तो बचा लो। तो अपना घर खराब हो रहा है किससे? सॉइल पॉल्यूशंस, वाटर पॉल्यूशंस, फायर पॉल्यूशंस, एयर पॉल्यूशन, स्काई पॉल्यूशंस। इसकी दिशा में एक कदम भी विज्ञान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और यही काम है जो साइंस कभी नहीं कर सकता। ये साइंस कितनी भी, मॉडर्न साइंस कितनी भी ऊंचाई पर चल जाए, इन 5 महाभूतों के शुद्धिकरण का उपकरण इनसे नहीं बन सकता। तो आखिर पृथ्वी कैसे चलेगी? प्रतिदिन पूरे विश्व की जो जनसंख्या है, पूरी जनसंख्या मिट्टी खा रही है और मिट्टी को प्रदूषित करके निकाल रही है।
अगर इसका प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ तो धरती कैसे बचने वाला है? प्रतिदिन पानी का जो इतना कुछ प्रदूषण हो रहा है, इसका प्यूरिफिकेशन अगर कोई ना करे तो धरती का पानी कैसे बचेगा, पीने योग्य कैसे बचेगा? यही स्थिति अग्नि के साथ है, यही स्थिति वायु के साथ है और यही स्थिति आकाश के साथ है। तो पृथ्वी कैसे बचेगी? इसलिए अथर्ववेद कहते हैं यतो गावस्ततो वयम, जब तक इस धरती पर गाय है तभी तक मनुष्य का जीवन है, मनुष्य की सृष्टि है। क्योंकि मनुष्य ये 5 काम नहीं कर सकता, वो काम गाय करती है। इसीलिए धरती पर जब तक गौवंश है तब तक इन 5 महाभूतों का शुद्धिकरण चलता रहेगा, और जब तक 5 महाभूतों का शुद्धिकरण होगा तभी तक मनुष्य और उसकी संस्कृति, उसकी सृष्टि है, वरना खत्म हो जाएगा। हम धरती पर मनुष्य इसीलिए हैं क्योंकि गौवंश है। हमारे द्वारा किए गए कुकर्मों को गाय खत्म कर देती है, शुद्धिकरण कर देती है। अब बात तो ये है कि ये समय तो मॉडर्न साइंस का है। मैं अगर वेदों के आधार पर इन चीजों को रखूं, मानेगा कौन? तो आप सभी विज्ञान के विद्यार्थी हो और विशेषकर चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थी हो, इसलिए आपसे कहूंगा कि कुछ परीक्षण का काम करो। हालांकि अभी दुनिया में कोई ऐसी लेबोरेटरी नहीं बनी है जो गाय के गव्यों का केमिकल एनालिसिस कर सके। ये जितने भी लेबोरेटरी हैं दुनिया के, सारे अधूरे हैं। जो रसायन शास्त्र आप पढ़ते हो, रसायन शास्त्र माफ करना, केमिस्ट्री जो आप पढ़ते हो, केमिस्ट्री अधूरा है, इनका फिजिक्स अधूरा है। फिर आप केमिकल एनालिसिस कैसे कर लोगे गाय के गव्यों का? नहीं हो सकता। फिर भी जो कुछ भी इस विज्ञान ने फिजिक्स केमिस्ट्री खड़ा किया है, उस फिजिक्स केमिस्ट्री के लैब में जाइए और आपके शहर में घूमते हुए मंडी में चल जाना। आपके शहर की जो सबसे मंडी होगी, जहां आपको नंदी और गाय मिल जाएंगे, सड़ी गली सब्जियां खाने वाली गाय है ना, रोड पर घूमते हुए जो कचरा खाती है, उस गाय के गोबर को ले लेना आप। और आपके कॉलेज में यदि लैब है तो ठीक है, नहीं तो बाहर रायपुर में चले जाना, उस लैब में गाय के गोबर का केमिकल परीक्षण करके देखना, केमिकल एनालिसिस करना आप। तब तो उनका विश्लेषण करोगे आप तो पाओगे कि वह शुद्ध सॉइल एलिमेंट है। तो कचरा खाने वाली गाय भी अपने शरीर से कुछ निकालती है तो प्योर सॉइल निकालती है। शुद्ध मिट्टी में 33 एलिमेंट होते हैं, 33 एलिमेंट्स। ये सारे 33 एलिमेंट्स सेम कंपोजिशंस आपको किसी भी रोड चलते हुए कचरा खाने वाली गाय के गोबर में मिल जाएगा। ये प्रमाणित करता है कि गाय कुछ भी खा ले, शुद्ध मिट्टी तक तो कन्वर्सन करके बाहर निकालती है। इसलिए जब तक गाय है तब तक मिट्टी का शुद्धिकरण चलता रहेगा। और गाय अपने शरीर से दूसरा जो तत्व निकालती है, गौमूत्र, ये तो अद्भुत है। आपको मैं निमंत्रण करता हूं एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के लिए। आपके शहर का सबसे गंदा नाला, हो सकता है उस गंदे नाले के पानी का पीएच 3 और 4 हो, उस पानी को ले लो, नाप लो पीएच उसका, और किसी भी गाय का गौमूत्र उसमें डाल दो। 10 लीटर यदि पानी है तो आधा लीटर आप गौमूत्र डाल दो आप, या 1 लीटर गौमूत्र डाल दो आप, और अगले दिन उसका पीएच नाप लेना, या 3 घंटे के बाद उसका पीएच नाप लेना, 9 से ज्यादा होगा वो। यह प्रमाणित कर देता है कि गौमूत्र पानी के रंग को भले ना बदले, पानी के गंध को भले ना बदले, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के लैब के आधार पर वह पीने योग्य हो जाता है। क्योंकि आप पानी का पैरामीटर आपको पीएच से ही मानते हो कि हमारे शरीर का जो पीएच है उसके इक्विवेलेंट जो पानी है वो हमारे शरीर के लिए सबसे सूटेबल है। तो हमारे शरीर का पीएच कितना? 7.2। गाय उसको और ज्यादा एल्कलाइन करके 9 तक लेकर के जाती है। तो कल्पना करो कि इस देश में 4 करोड़ भारतीय गौवंश बची हुई है। 4 करोड़ 4 करोड़ भारतीय गौवंश का मूत्र मिट्टी में गिरता है और सूर्य के ताप से वह वाष्पीकृत होकर के कहा जाता है आकाश में। और आकाश में कौन है? मेघ।
मेघ, और मेघों का शुद्धिकरण होता है और तब हमें अमृत जल मिलता है वर्षा से। ये काम कौन कर रहा है? इस विज्ञान का कोई मशीनरी कर रहा है क्या? ये गौवंश से प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से शुद्ध अग्नि और अग्नि का शुद्धिकरण केवल गाय कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। कभी आपने घी का दीपक जलाया है? अब मेरी दृष्टिकोण से जलाना कि गाय के घी का दीपक जलाकर उसकी किरणों को टेस्ट करो, क्या है? आप पाओगे अल्ट्रावायलेट किरणें हैं। जो सूर्य प्रकाश, सूर्य की किरणों का जो चरित्र है, बिल्कुल यही चरित्र गाय के घी के दीपक से निकले हुए लौ की किरणों का होता है। ये काफी है प्रमाणित करने के लिए कि गाय शुद्ध अग्नि देती है। अग्नि की शुद्धता गाय के घृत से है। और दुनिया में कितने तरह के ऑक्साइड्स हैं बता सकते हो? दुनिया में कितने तरह के ऑक्साइड हैं? 22 ऑक्साइड हैं। पूरी 22 ऑक्साइड से पूरी दुनिया चलती है। ये सारे 22 ऑक्साइड आपको एक ही स्थान पर मिल सकता है और वो है गौमूत्र। गौमूत्र का केमिकल एनालिसिस करो आपको सारे 22 ऑक्साइड्स मिल जाएंगे। यानी दुनिया में जितने तरह के वायु हैं ये सभी गौमूत्र से मिलते हैं और बायोटिक फॉर्म में मिलते हैं, नेचुरल, बिल्कुल प्राकृतिक। और आकाश की शुद्धिकरण की बात करो, साइंस तो वहां पर जीरो है। आकाश की शुद्धिकरण का बात नहीं करता वो। आकाश का जो संबंध है मनुष्य के शरीर के चेतना के साथ है। इसलिए धरती के आकाश में जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण सबसे ज्यादा जहां पर होता है, वहां के नीचे रहने वाले लोगों की चेतना खत्म हो जाती है, चेतना मर जाती है। थोड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन एक उदाहरण से समझ सकते हो आप। सबसे ज्यादा आकाशीय तत्व असंतुलित कहां के हैं? अमेरिका के, यूएसए। क्योंकि सबसे ज्यादा अमेरिका के वायुमंडल में हवाई जहाज उड़ता है। 2500 एरोप्लेन कभी भी आकाश में उड़ते रहते हैं अमेरिका की धरती के ऊपर। सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल साउंड फ्रीक्वेंसी की ट्रैफिक कहीं है तो अमेरिका में है सबसे ज्यादा। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा दुनिया में यदि क्राइम कहीं है तो अमेरिका में है, क्योंकि वहां के लोगों की चेतना मर गई है आर्टिफिशियल साउंड फ्रीक्वेंसी के कारण। भारत के हर गांव में एक मंदिर मिलेगा, मंदिर नहीं है तो चर्च तो मिलेगा, चर्च नहीं है तो मस्जिद तो मिलेगी। लेकिन अमेरिका के हर गांव में केवल जेल मिलता है। अमेरिका का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां जेल नहीं हो। और 1/4 पॉपुलेशन ऑफ अमेरिकन्स ऑलवेज इन जेल। ये फैक्ट है, नहीं बताया जाता। 1/4 अमेरिका की आबादी कभी भी जेल में रहती है। इतना काफी है समझने के लिए कि वहां क्राइम कितना है। हमारे भारत में देख लो, शायद प्रत्येक जिला में जेल ना हो। ये पॉसिबिलिटी है कि भारत में जितने भी जिला है ना, सभी जिला में जेल नहीं हो सकते। कहीं 5-6 जिला पर कोई एक जेल होता है। ये काफी है समझने के लिए कि हमारे यहाँ अपराध दर कितना कम है। और उसका एक और एकमात्र कारण है गाय। गाय जब रंभाती है, जब मां शब्द का उच्चारण करती है, इसकी फ्रीक्वेंसी को नाप कर देखो, सारे आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं। ये काम कौन कर सकता है? केवल गाय कर सकती है। इसलिए गाय है तो मिट्टी का शुद्धिकरण, जल का शुद्धिकरण, अग्नि, वायु और आकाश का शुद्धिकरण संभव है। और जब तक इन 5 महाभूतों का शुद्धिकरण नहीं हो सकता, पृथ्वी की आयु खत्म हो सकती है। और इसीलिए अथर्ववेद कहते हैं यतो वावस्ततो वयम्। हम सभी मनुष्य और मनुष्यों की संस्कृति इस धरती पर तभी तक है जब तक कि गौवंश है। तो एक गणित लगा सकते हो आप कि चिकित्सा विज्ञान में
गाय की कितनी अहम भूमिका हो सकती है। और अथर्ववेद का तीसरे गव्य पर जो सूत्र है, क्षीरम सर्व औषधि सारम, क्षीर यानी गाय का दूध क्या है, सर्व औषधि सारम, दुनिया के सभी औषधियों का सार है। तो जिस भारत के पास सर्व औषधि सारम हो, जिस भारत के पास गौमूत्रे धनवंतरी हो, जिस भारत के पास गोमय वस्ती लक्ष्मी हो, उस भारत को मेडिकल साइंस के लिए किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। और गाय के गव्य क्या कर सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, ताकि आप अपने चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई में है गाय को पूर्णता के साथ जोड़ो। जिस दिन आपने गाय को अपने सिलेबस में, देखो सिलेबस में तो जुड़े न जुड़े बात की बात है, क्योंकि उसमें सरकार के इंटरफेयर का मामला होता है, लेकिन आप अपने जीवन में गाय को अपने चिकित्सा विज्ञान के साथ जोड़ लो, कोई रोकने वाला नहीं है। गाय क्या कर सकती है, हमारे शरीर में कोई भी व्याधि होने दो, हमारे शरीर का 3 पार्ट है, क्या बता सकते हो? अष्टांग हृदय पढ़ा है? अष्टांग हृदय पढ़ा है? आपके सिलेबस में है? क्या कहते हैं महर्षि वाग्भट? शरीर के 8 खंड हैं, 5 भौतिक खंड और 3 विद्युतीय खंड। 5 भौतिक खंड में कौन है? भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और 3 विद्युतीय खंड में कौन है? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाली ऊर्जा, उसको हम कहते हैं शिव ऊर्जा। और शरीर के आंतरिक अंगों को संचालित करने वाली ऊर्जा, उसको हम कहते हैं विष्णु ऊर्जा। और जो हमारे शरीर के अंदर चेतना उत्पन्न कर दे, वो है ब्रह्म ऊर्जा। तो यह जो भौतिक शरीर है, उसमें गति और चेतना का कारण है ये 3 ऊर्जाएं। तो 5 भौतिक खंड और 3 विद्युतीय खंड मिलकर के ये अष्टांग हृदय तैयार हुआ है। जितने भी मेडिकल साइंस है, इस शरीर के 8 खंडों में कितने खंडों पर काम करते हैं? मात्र 4 खंड पर काम करते हैं। भूमि तत्व पर काम करते, शरीर का सॉइल एलिमेंट पर बात करते, कौन सा डिफिशियंसी है। दूसरा वाटर एलिमेंट पर काम करते हैं, फायर पर काम करते हैं और एयर पर काम करते हैं। जबकि शरीर 4 का कंपोजिशंस नहीं है, शरीर 8 का कंपोजिशंस है। आपने आकाश को छोड़ दिया, आपने शिव ऊर्जा को छोड़ दिया, विष्णु ऊर्जा को छोड़ दिया, ब्रह्म ऊर्जा को छोड़ दिया, शरीर का पूरा इलेक्ट्रिकल हिस्सा को छोड़ दिया, इलेक्ट्रिकल बॉडी आपकी समझ से बाहर है। और यही कारण है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में सारे व्याधियों के आगे एक ही रिमार्क लगा हुआ है, अनक्यूरेबल्स। और उनके पीछे पीछे आपने भी अनक्यूरेबल लगा दिया है। भाई शरीर 8 खंड से बना हुआ है, 8 खंडों में आप 4 पर काम करोगे, शेष 4 खंडों में अगर कोई समस्या होगी तो आपके लिए तो इनक्यूरेबल ही होगा। लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं है। आयुर्वेद संपूर्ण चिकित्सा है। आयुर्वेद 8 खंडों की बात करता है। महर्षि वाग्भट अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह में 8 खंडों की बात करते हैं। और जो विज्ञान 8 खंडों पर बात करेगा, उसके आगे कोई भी व्याधि इनक्यूरेबल हो ही नहीं सकता। आयुर्वेद मतलब असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है आयुर्वेद में। लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस के चक्कर में पड़कर हमने अपने मूल चीजों को खो दिया है। देखो एक कड़वी बात कहता हूं, पचा लेना। मेरी आदत थोड़ी है ये कड़वा बोलने का। करेला बहुत खाता हूं मैं, इसलिए कड़वा बोलता हूं। मिर्ची बहुत खाता हूं मैं, इसलिए कड़वा बोलता हूं। आपने पूरा का पूरा आयुर्वेद के अष्टविध परीक्षा या सटविध परीक्षा को निकाल के फेंक दिया बाहर, और क्या अपना लिया? पैथोलॉजी, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, अल्ट्रासाउंड। तो आपका डायग्नोसिस सिस्टम तो पूरा छूट गया। आपका अपना डायग्नोसिस सिस्टम तो है नहीं। तो डायग्नोसिस सिस्टम किसी भी मेडिकल साइंस का 30% हिस्सा होता है। 30% हिस्सा को आपने निकाल बाहर कर दिया। अब बचा कितना? 70% हिस्सा।
70% हिस्सा में 30% या 40% जो हिस्सा है वो है प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन का, जो आपने पूरा निकाल के फेंक दिया। पूरा जो मेडिसिन प्रिपरेशन की टेक्नोलॉजी है वो सारा इनसे ले लिया आपने, ग्राइंडर से लेकर पल्वराइजर से लेकर के सारा कुछ कर दिया आपने, काम तमाम। तो 30% डायग्नोसिस सिस्टम गया, 30% प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन गया, बचा कितना? 40% बच गया आपके पास। और वो जो 40% है उसमें मैं समझता हूं कि 20 से 30% ये टाई और आला लेकर के चला गया, तो बचा गया आपके पास आयुर्वेद का 10 से 15-20%। इतना परिणाम तो मिल ही रहा है, लेकिन आयुर्वेद तो वो नहीं है। इसलिए आयुर्वेद को पुनर्जीवित करना है, तो मैं आप सभी से निवेदन और आग्रह करता हूं कि आप अपने षटविध परीक्षा को गंभीरता से पढ़ो। मैं पंचगव्य में पढ़ाता हूं इनको। हमारे जितने भी गविष्ठतर होते हैं, हमारे सिलेबस में कोई भी मशीनी डायग्नोसिस सिस्टम नहीं है, हमने पूरा लिया ही नहीं है। हमने वही षटविध परीक्षा ली है आयुर्वेद का, या सिद्ध चिकित्सा का अष्टविध परीक्षा ली है। हमारे यहाँ सिद्ध चिकित्सा में अष्टविध परीक्षा है, 8 विधाएं हैं शरीर का एग्जामिन करने का। आयुर्वेद में 6 विधाएं हैं, सिद्ध चिकित्सा में 8 विधाएं हैं। स्पर्श और ध्वनि, ये 2 जुड़ा हुआ है। स्पर्श, शरीर के किसी भी हिस्से में स्पर्श करो, समझ में आता है कि शरीर कैसा है। और ध्वनि परीक्षा, ध्वनि से समझ में आ जाता है कि वात पित्त कफ की क्या स्थिति है। ये दो परीक्षाएं सिद्ध चिकित्सा में ज्यादा है, इसको अपना लो, क्योंकि शरीर कभी झूठ नहीं बोल सकता। मशीन झूठ बोलेगा 98% पॉसिबिलिटी, लेकिन शरीर कभी झूठ नहीं बोल सकता। शरीर की नाड़ियां कभी झूठ नहीं बोल सकती। और शरीर के आंतरिक अंगों में जब कोई उपद्रव होता है, तब बाहरी अंगों में जो उसका प्रदर्शन है, ये कभी झूठ नहीं बोल सकता। आंखें लाल हो जाएगी, कभी आंखें पीली हो जाती है, कभी आंखें सफेद हो जाती है, ये झूठा नहीं हो सकता। क्यों होती है, हमें समझना पड़ेगा। तो मैं निवेदन पूर्वक कहता हूं कि अपने आयुर्वेद के षटविध परीक्षा को अपना लो, आप सही डायग्नोसिस कर पाओगे। जिस नाड़ी विज्ञान को त्रेता काल खंड में रावण और वैद्य सुषैन ने दिया है, इसको फिर से अपना लो। नाड़ी कभी झूठ नहीं बोलता। आपका डायग्नोसिस पार्ट यदि सही हो जाता है, तो औषधि निर्माण का काम अपने हाथों में ले लो। अपने मरीज के लिए अपने से दवाई बनाओ। दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो साध्य नहीं हो सकता। और हमने पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान में मात्र इतना ही किया है कि हमने आयुर्वेद के डायग्नोसिस सिस्टम को बिल्कुल जैसा था वैसा लिया, औषधि प्रिपरेशन की जो तकनीक थी जैसा था वैसे लिया है। और यही कारण है कि कम से कम दिनों में मैं इनको केवल 24 वनस्पति पढ़ाता हूं। 1 साल का कोर्स है, 1 साल पढ़ाता हूं, और 1 साल में केवल 20 दिन कक्षाएं चलती है, बस इतना ही। हर 3 महीना में 5 दिन कक्षाएं चलती है इनकी, लेकिन कक्षाएं सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक चलती है, क्योंकि ये वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। इसलिए बहुत सारे नौकरी करने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग भी ज्वाइन करते हैं इसको। तो केवल 24 वनस्पति इनको पढ़ाता हूं मैं, और डायग्नोसिस के लिए षटविध परीक्षा पढ़ाता हूं। और आयुर्वेद में जैसे 176 औषधीय कल्प है, इनको मुश्किल से 4 कल्प पढ़ाता हूं मैं। और इतना में ही कोई ऐसी बीमारी आज तक अपने पास नहीं आई जो साध्य नहीं हुआ। कैंसर के हमारे नेटवर्क में लगभग 1000 से ज्यादा कैंसर के मरीज प्रति वर्ष ठीक होते हैं, 100% क्योर होते हैं। चरक जी क्या कहते हैं मधुमेह प्रमेह के बारे में कि 16 तरह के प्रमेह हैं, जिसमें से 15 तरह का प्रमेह पूरी तरह से ठीक होने वाला है। केवल वात जनित प्रमेह हम ठीक नहीं होता आसानी से। बिल्कुल यही रिजल्ट हमारे यहाँ मिलता है। जितने भी प्रमेह के मरीज आते हैं, 90% से ज्यादा मरीजों की दवाई 2 साल में छूट जाती है। केवल जो वात जनित प्रमेह के जो मरीज होते हैं, उनकी औषधियां लंबी चलती है।
यह आयुर्वेद का ही तो हिस्सा है। तो आप मूल आयुर्वेद पर चिंतन करो, उसमें आ जाओ आप, तो आयुर्वेद जो है उसकी गहराई तक पहुंच पाओगे। और जिस आयुर्वेद की स्थिति इतनी बुरी हो गई हमारे देश में, इसको बहुत ऊंचा करके फिर से स्वर्णिम भारत बना सकते हो आप। पता नहीं आप में से कितने विद्यार्थी हैं जो जिनको एमबीबीएस में नहीं हुआ होगा इसलिए बीएमएस का चुनाव किया होगा। बहुत सारे आप में से विद्यार्थी होंगे कि तरस तो होगी कि मैं एलोपैथी पढ़ूं, लेकिन वहां एडमिशन नहीं हुआ आपका, इसलिए मजबूरी में ये विकल्प चुनना पड़ा है। मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूं कि ईश्वर आप में कुछ देखा है, इसलिए वो आपको आयुर्वेद में लाया है। और आयुर्वेद जो है ना गहरा है, कितना गहरा है चरक जी के एक सूत्र से आप समझ सकते हो, या आत्रेय जी का एक सूत्र है। वो सूत्र है कि क्रिएट अपोजिट सिम्टम इनटू द बॉडी इज कॉल्ड एलोपैथी। एक सूत्र है ऋषि आत्रेय का कि शरीर में जब कोई आकस्मिक उपद्रव हो जाए तो आप विपरीत क्रिया करा दो तो क्षणिक आनंद आ जाता है। हिप्पोक्रेट्स ने 250 साल पहले इसी सूत्र को पकड़ा और एलोपैथी मेडिकल साइंस खड़ा कर दिया। यहां क्या होता है? क्रिएट अपोजिट सिम्टम इनटू द बॉडी। अगर आपको फीवर है तो निमोनिया पैदा कर दो, फीवर चला जाएगा। उनको चिंता नहीं है कि निमोनिया आ जाएगा, उनको एक ही चिंता है कि जी फीवर था, मैंने फीवर खत्म कर दिया। अगर किसी को निमोनिया आया हुआ है तो फीवर क्रिएट कर दो, वो क्रेडिट ले लेगा कि निमोनिया मैंने खत्म कर दिया, चिंता नहीं कि फीवर आ गया। इसलिए हर ड्रग्स के पीछे एक और कई साइड इफेक्ट हैं वहां पर। तो ऋषि आत्रेय का एक सूत्र एलोपैथी मेडिकल साइंस खड़ा कर सकता है। ऋषि चरक का एक सूत्र होम्योपैथी खड़ा कर सकता है, क्रिएट सिमिलर सिम्टम इनटू द बॉडी। हनीमैन ने पकड़ा इसको। शरीर की एक क्षमता है, वो कितनी ऊष्मा पैदा करेगा, जिस दिन उस क्षमता से ऊपर चल जाएगा शरीर ठंडा हो जाएगा। हनीमैन ने पकड़ा। शरीर गर्म होगा, ज्वर आएगा, फीवर आएगा, बढ़ने दो फीवर, बढ़ने दो फीवर। कितना बढ़ेगा फीवर देखते हैं। एक समय आएगा, एक पैरामीटर आएगा, उसके बाद शरीर अब ऊष्मा को नहीं बढ़ा सकता, डाउन। हनीमैन ने यही किया। बुखार लगा है ना तो बुखार बढ़ने की दवा दे दो, एक लिमिट पर जाकर के बुखार गिर जाएगा। किसका दिया हुआ सूत्र है? तो आप आयुर्वेद की गहराइयों को और इसके विशालतम को पहचानो। प्रकृति ने आप पर एक एहसान किया है कि आपको आयुर्वेद के क्षेत्र में लाया है, उस विज्ञान के क्षेत्र में लाया है जिस विज्ञान ने दुनिया को 250 मेडिकल थेरेपीज दिया। हाँ, हमें अपनी गहराइयों को नापना पड़ेगा। आयुर्वेद को मैं समुद्र मानता हूं, समुद्र मानता हूं। एक घड़ा पानी उस समुद्र से हिप्पोक्रेट्स ने लिया और एलोपैथी खड़ा कर दिया। हनीमैन ने एक मटका पानी निकाला और होम्योपैथी खड़ा कर दिया। किसी ने एक मटका पानी निकाला और यूनानी खड़ा कर दिया। किसी ने एक मटका पानी निकाला और एक्यूप्रेशर खड़ा कर दिया। किसी ने एक मटका पानी निकाला और किसी ने नेचुरोपैथी खड़ा कर दिया। हम तो उस समुद्र में खड़े हैं जहां से पता नहीं कितने घड़े पानी निकले और कितनी थेरेपियां बन गई। हमारा जो भौतिक शरीर है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश वाला, इस शरीर में 5 तत्वों का एक समीकरण है। समीकरण क्या है कि शरीर में 22% मिट्टी तत्व होगा, 68% जल तत्व होगा और बचे हुए हिस्से में थोड़ा अग्नि तत्व, थोड़ा वायु तत्व, थोड़ा आकाशीय तत्व रहेगा। जब तक ये कंपोजिशंस बराबर है तब तक इस भौतिकीय शरीर में कोई बीमारी नहीं हो सकती। जब तक शरीर में 68% पानी है, कफ का कोई दोष नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही ये 68% बदलकर 65% हो जाए या 70% हो जाए, तब कफ की बीमारियां हो जाती हैं।
जिसमें से 20 बीमारियां आती है। महर्षि वाग्भट कहते हैं कफ बिगड़ गया तो 20 बीमारियां हो सकती है। कुछ महर्षि 22 बीमारियां कहते हैं। पित्त यदि बिगड़ जाए तो 40 से 42 बीमारियां हो सकती है। और वात अगर बिगड़ जाए तो 80 से 84 बीमारियां हो सकती है। यानी हमारे शरीर में जितना वायु का प्रमाण रहना चाहिए, ये वायु का प्रमाण यदि केवल बदल जाए तो 84 बीमारियां हो सकती है। हमारे शरीर में अग्नि की जो मात्रा है वो कम और ज्यादा हो जाए तो 42 बीमारियां हो सकती है। शरीर में यदि जल की मात्रा आगे पीछे हो जाए तो 20 से 22 बीमारियां हो सकती है। तो इसका समाधान क्या है? समझ लो कि हमारे शरीर में जल की मात्रा बिगड़ गई, तो जल को सुधारने का उपाय क्या है? क्या उपाय है बता सकते हो आप? जलदोष होता है ना, जुकाम बोलते हैं आप, सर्दी जुकाम है, जलदोष। हमारे यहाँ दक्षिण भारत में इसको जलदोष कहते हैं, जल दूषित हो जाना। तो जल दूषित होने से 42 बीमारियां होती है। तो किसी को जल दोष हो गया, उपाय क्या है, औषधि क्या है, बता सकते हो आप? शुद्ध जल। शरीर में जल बिगड़ गया तो वो उसकी औषधि क्या हो सकता है? शुद्ध जल। तो शुद्ध जल कहां है? शुद्ध जल गाय के दूध में है, क्षीर में। गाय के दूध में 84 से 86% शुद्ध जल है। यानी संपूर्ण कफ की चिकित्सा, कफ के 22 रोग होते हैं, 22 रोगों की चिकित्सा गोदुग्ध में। गाय का मूत्र आपको पानी की तरह दिखता है, लेकिन वह वायु तत्व है, शुद्ध वायु तत्व। इसीलिए उसमें वायुमंडल के सारे 22 ऑक्साइड्स हैं उसके अंदर। तो शरीर में यदि वायु बिगड़ गया तो चिकित्सा क्या है? शुद्ध वायु। और शुद्ध वायु कहां है? गौमूत्र के पास है। शरीर का ढांचा यदि खराब हो जाए, उसकी जिम्मेदारी किसके पास है? शरीर के 22% सॉइल एलिमेंट के पास है, यानी भूमि तत्व के पास है। तो शुद्ध भूमि तत्व चाहिए शरीर को। कहां है भूमि तत्व? गाय का गोबर में है भूमि तत्व। गाय का गोबर भूमि तत्व है। तो इस प्रकार से शरीर में जो भी कंपोजिशंस बिगड़ गया तो गाय के गव्यों से उसको ठीक कर सकते हैं। और यही इस प्रकार से 17 गव्यों पर हमारे यहाँ काम होता है। किसी भी बीमारी में इन 17 गव्यों का एप्लीकेशंस हम अपने बच्चों को सिखाते हैं और उसका मेडिकल एप्लीकेशन करने के लिए कहते हैं। और इसके अलावा 24 वनस्पतियां होती है मात्र। इसी के ऊपर पूरा पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान टिका हुआ है। आप धन्य हो। हाँ, प्रकृति ने आपका चुनाव बहुत उत्कृष्ट कार्य के लिए किया है, क्योंकि आपके पास 24 नहीं 4000 वनस्पतियां हैं। आप 4000 वनस्पतियों का विज्ञान पढ़ते हो। मैं अपने गविसिद्धों को केवल 4 कल्प सिखाता हूं, आपके पास 176 कल्प है। आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है 1.5 साल पढ़ते हो, मैं अपने बच्चों को 2.5 घंटा पढ़ाता हूं। कल्पना कर लो यदि दिल से आयुर्वेद को पढ़ लो ना, इसके आगे कुछ भी नहीं है। इस सृष्टि का संपूर्ण और सबसे गहरा विज्ञान है। और दूसरी चीज इनको पढ़ाता हूं, शरीर में ऊर्जा की स्थिति। यह जो स्थूल शरीर है ना, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लो कि एक फैक्ट्री है जिसमें मोटरसाइकिल बनता है। मोटरसाइकिल को बनाने में बहुत सारे एलिमेंट लगते हैं, रबर लगता है, ग्लास लगता है, कॉपर है, ब्रॉस है, एल्युमिनियम है, फेरस है, बहुत सारी चीजें लगती है। मिलकर के एक गाड़ी, बाइक तैयार हो गई। गाड़ी चलती है क्या? नहीं चलती। जब तक फ्यूल नहीं डालो नहीं चलती है। टैंक में फ्यूल भी डाल दिया तब भी चलेगा? नहीं चलेगा। फ्यूल जल के ऊर्जा बनेगा तब चलेगा। फ्यूल भी डाल दिया, ऊर्जा भी बन गया, तब भी नहीं चलेगा जब तक ड्राइवर नहीं बैठेगा, क्योंकि ड्राइवर को ही मालूम है कि कहां लेकर के जाना है। प्रकृति ने इस शरीर को बना दिया तो चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। पेट में फ्यूल डालना पड़ेगा, और डाल दिया तो नहीं चलेगा। फ्यूल को जीर्ण होना पड़ेगा, और जीर्ण होने के बाद शरीर को ऊर्जा मिलेगी तब चलेगा। और तब भी नहीं चलेगा जब तक आत्मा नहीं बैठे, क्योंकि आत्मा तो ड्राइवर है। बिना ड्राइवर के ये शरीर जाएगा कहां?
ये सोचेगा कौन कि इस शरीर को क्या करना है, कौन सा काम लेना है, कौन से कर्म में डालना है, ये कौन सोच तैयार करेगा? आत्मा तैयार करेगा। तो आत्मा इज ड्राइवर। और 3 करंट है हमारे शरीर में, विष्णु ऊर्जा, शिव ऊर्जा और ब्रह्म ऊर्जा। शिव ऊर्जा का काम है शरीर में प्रतिरोधक क्षमता तैयार करना, शरीर को बाहरी आक्रमण से बचाना। बाहरी आक्रमण कौन है? मिट्टी का आक्रमण, जल का आक्रमण, अग्नि का आक्रमण, वायु का आक्रमण और आकाश का आक्रमण, उससे बचा करके रखना तो शरीर चलेगा। और विष्णु ऊर्जा का काम है अंदर जो अंग हैं और अंगों के जो उपांग हैं, इन उपांगों में पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करना ताकि चल सके। हार्ट ठीक से चल सके, उसको ऊर्जा प्रदान करना। किडनी ठीक से काम कर सके, उसको ऊर्जा प्रदान करना। फेफड़ा ठीक से काम कर सके, उसको ऊर्जा प्रदान करना। ये किसका काम है? विष्णु का काम है। और अंत में चेतना का काम है, बुद्धि का काम है कि करना क्या है। ये किसके द्वारा होगा? ब्रह्म ऊर्जा के द्वारा होगा। तो जब तक हमारे शरीर के 5 महाभूत संतुलित ना हो और 3 ऊर्जा संतुलित ना हो, तब तक आदमी निरोगी नहीं रह सकता है। तो चिकित्सा शास्त्र में काम करने के लिए ये 8 चीजें आपके पास है। 8 पर विचार करो। 5 महाभूतों वाला शरीर और 3 ऊर्जा शरीर। ये 3 ऊर्जा शरीर कहाँ मिलता है? ये सबसे बड़ा मुश्किल काम यही है। जब मैं सिलेबस बना रहा था तो सबसे मुश्किल काम मुझे यही आया कि आयुर्वेद में 5000 तरह की वस्तुएं हैं खाने के लिए, है ना। अनाज है, दलहन है, तिलहन है, फल है, फूल है, सब्जियां हैं। मैं एक दिन परिकल्पना किया कि मान लो हमारा गविष्य भारत में पढ़ाई किया और वो चला गया न्यूजीलैंड, सेटल हो गया। अब न्यूजीलैंड में जो अनाज, फल फूल, सब्जियां आ रहे हैं, उसका विज्ञान तो मैंने पढ़ाया ही नहीं इसको। तो क्या करेगा वो वहां जाकर के? ये सबसे बड़ा संकट था हमारे पास। और 5000 चीजों को पढ़ाना मतलब कम से कम 10 साल लगना हो, क्योंकि हमारी याददाश्त शक्ति कितनी है? 200 से ज्यादा टर्म्स को हम याद नहीं रख सकते। हमारी क्षमता यही है, मनुष्य की क्षमता। तो कैसे करें इसको? तब चिंतन करते करते एक विचार आया कि वस्तुओं की आकृति क्या उसके गुण धर्म से मेल खाता है? तो हमें समझ में आया, बिल्कुल मेल खाता है। वस्तुओं का जो चरित्र है, खाद्य वस्तुओं का जो चरित्र है, उसका चरित्र निर्भर करता है उसकी आकृति के ऊपर। तो क्यों ना हम आकृति को बढ़ा दें? और वहीं से हमारी ये सोच निकली कि जिन वस्तुओं के छिलके मोटे हैं उस सब में पर्याप्त सी ऊर्जा है, और जिन खाद्य वस्तुओं के गुदे बहुत ज्यादा हैं उसमें विष्णु ऊर्जा की अधिकता है, और जो अपने आप को सबसे ज्यादा मल्टीपल करे उसमें ब्रह्म ऊर्जा की अधिकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति चेतना विहीन है, डिप्रेशन का मरीज है, माइग्रेन का मरीज है, मेंटली पैरालाइज्ड है, ऐसे मरीजों पर काम करना है तो आपको औषधि के साथ साथ ऐसे अनाज, फल फूल, सब्जियों का चयन करना पड़ेगा जो अपने आप को बहुत ज्यादा मल्टीपल करने वाले हैं, यानी जिसमें सबसे ज्यादा सीड है। और जिस एक सीड से कई पौधों की उत्पत्ति हो सकती है। ऐसी सारी चीजें मस्तिष्क चेतना, संवेदना, करुणा, दया जैसे भावों को रिपेयर करने की क्षमता रखता है। जैसे अंजीर में कितना ज्यादा बीज है। तो आप आयुर्वेद में जानते हो कि अंजीर मस्तिष्क की औषधि है। बाजरा एक पौधे में कितना होता है? 4000 से ज्यादा बीज लगते हैं। यानी बाजरे के पास मस्तिष्क के रोगों को रिपेयर करने की क्षमता है। रागी, क्या बोलते हैं आप? मड़ुआ, रागी बोलते हैं। रागी, एक रागी में 3000 से ज्यादा दाने होते हैं। यानी रागी के पास मस्तिष्क का इलाज है। और देखो इसमें सबसे अद्भुत क्या है, एक बीज एक पौधा। यही सुना होगा आज तक आपने, एक बीज एक पौधा। लेकिन कुछ बीज ऐसे हैं जो एक बीज से कई पौधे बनते हैं। नाम बता सकते हो आप? धान। अरे छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है भाई, चावल का है। अपने राज्य की विशेषता को सबसे पहले पढ़ो ना।
1700 तरह की धान की प्रजातियां हैं आपके पास। एक धान का बीज मिट्टी में डाल दो, 72 पौधे उगते हैं, और एक पौधे की क्षमता 240 धान पैदा करने की है। यानी एक धान का बीज 17,000 बीज तैयार कर सकता है। यानी मस्तिष्क की चिकित्सा के लिए चावल से बढ़िया कोई दवा नहीं है, और यही हमारे कवि सिद्ध करते हैं। हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, उसके लिए शिव ऊर्जा चाहिए। शिव उसी के पास है जिसके छिलके मोटे और गहरे हैं। नहीं समझ में आता है? शिव जी के मंदिर में चल जाओ और पुजारी से पूछना शिव जी किससे प्रसन्न होते हैं। शिव जी प्रसन्न बेल से होते हैं, क्योंकि बेल का छिलका मोटा है। बेल के पास सबसे ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता तैयार करने की क्षमता है। जैकफ्रूट, क्या बोलते, फनश, कटहल, कटहल का छिलका कितना मोटा है? हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम को यदि बढ़ाना है, कटहल से बढ़िया कुछ नहीं है दुनिया में। नारियल, खोपड़ी कितना मजबूत होता है। तो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कर देता है। इसलिए सबसे कम वायरस से वही लोग मरते हैं जो नारियल खाते हैं। कोई भी दुनिया का वायरस आने दो, दक्षिण भारत में उस वायरस का पांव सूज जाता है, क्योंकि सब लोग नारियल खाते हैं। सबका इम्यून लेवल एकदम हाई रहता है। देखो कितना सरल है समझना इन सारी चीजों को। यदि आयुर्वेद की दृष्टि समझो, बिल्कुल सरल है। जिसके छिलके मोटे, तगड़े, गहरे, सब हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला है। सब्जियों में करेला, आप पढ़ते हो आयुर्वेद में, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है, करेला खाओ। करेला क्यों खाओ? छिलके मोटे है उसके। और जिसमें गुदा ज्यादा है वो हमारे इनर ऑर्गन्स की औषधि है। तो विष्णु कौन है? इनर ऑर्गन्स। हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग प्रत्यंग आपने पढ़े हैं, ये सब विष्णु है। तो विष्णु जी को क्या पसंद है? केला। क्या होता है? केवल गुदा, छिलका बहुत पतला होता है, बीज दिखता भी नहीं है। और क्या पसंद है विष्णु जी को? अमरूद, गुदा बहुत ज्यादा होता है। विष्णु जी को और क्या पसंद है? सीताफल। वो सारी चीजें विष्णु को पसंद है जिसमें गुदा ज्यादा होता है। शिव को वो सारी चीजें पसंद है जिसमें छिलके मोटे होते हैं, और ब्रह्मा को वही पसंद है जिसमें बीज ज्यादा होते हैं। बीज किसमें ज्यादा होता है? अंजीर नहीं, हाँ अनार। ये सब ब्रेन की दवा है ही नहीं। आयुर्वेद में पढ़े हो ना, मस्तिष्क के मरीज को आप पथ्य में क्या लिखते हो? क्या खाना? अनार खाओ, अंजीर खाओ, है? जिसमें बीज ज्यादा है वो सब ब्रेन की दवा है। अगर ये तीन बातें समझ में आ जाए, और कल होके आप न्यूजीलैंड चले जाओ, आपको पथ्य का विज्ञान दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई फल जिसको आपने जीवन में कभी नहीं देखा है, आपके टेबल पर रख दिया जाए, काट दो, बीज दिख जाए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये शरीर में जाकर के क्या करने वाला है। हमारे आउटर ऑर्गन्स को सही करेगा, या इनर को सही करेगा, या ब्रेन को सही करेगा। इतना ही तो समझना है। अब इसके लिए फिर इतना बड़ा पथ्य का साइंस पढ़ने की आवश्यकता कहां पड़ती है? तो देखो ये आयुर्वेद है ना। और पढ़ना कम है, अभ्यास अधिक करना है, विचार अधिक करना है, चिंतन अधिक करना है, और अपनी जड़ों से जुड़ना है। आपका पाठ्यक्रम बदले ना बदले, लेकिन मूल आयुर्वेद से जुड़ो, पारंपरिक आयुर्वेद से जुड़ो। एक तरह की बीमारियां दोबारा नहीं होती, मतलब एक ही प्रकार का मरीज तुम्हारे जीवन में कभी दोबारा नहीं आ सकता। तो सबके लिए औषधियां एक जैसी कैसे हो सकती है? आप जब पढ़ाई पूरी करोगे और जब आप चिकित्सा के अभ्यास में जाओगे आप, तो आप देखना एक तरह की, बिल्कुल एक तरह की बीमारी लेकर के आपको दो व्यक्ति नहीं आ सकता जीवन में। कुछ तो अंतर रहेगा। तो जब बीमारियां एक तरह की नहीं हो सकती, तब उसकी औषधि एक तरह की कैसे हो सकती है? एक चंद्रप्रभा वर्टी से कैसे काम चल सकता है?
बिल्कुल नहीं चल सकता। एक प्रकार के त्रिफला से कैसे काम चल सकता है? तो आपको त्रिफला रखने की जरूरत नहीं है। आपको अपने चिकित्सालय में हरड़ का चूर्ण अलग, बहेड़ा का चूर्ण अलग और आंवला का चूर्ण अलग रखने की जरूरत है। और जो मरीज जिस प्रकार से आए, उसका वात कितना खराब है, पित्त कितना खराब है, कफ कितना खराब है, उसके हिसाब से यदि आपने त्रिफला का कंपोजिशन बना के दे दिया, मुझे नहीं लगता कि त्रिफला के अलावा और कोई औषधि की जरूरत है। लेकिन क्यों हो क्या रहा है? आपको एक ब्रांड पढ़ाया जा रहा है कि त्रिफला एक ब्रांड है। कैसे बनता है कोई लेना देना नहीं आपका, कौन बनाता है कोई लेना देना नहीं आपका, किस जंगल से हरड़ बहेड़ा आंवला आ रहा है कोई लेना देना नहीं आपका। आपका लेना देना है झंडू का त्रिफला, पतंजलि का त्रिफला, वैद्यनाथ का त्रिफला। वैद्यनाथ के घर में हरड़ बहेड़ा आंवला का पौधा उगता है क्या? या पतंजलि के यहां उगता है क्या? उनसे पूछ लो जरा फोन करके कि आप जो त्रिफला दिए हो किस जंगल का आंवला है, किस जंगल का बहेड़ा है, किस जंगल का हरड़ है, वो भी नहीं बता पाएंगे। यानी औषधि और मरीज के बीच पूरा सस्पेंस है, तो बीमारियां कैसे जाएंगी? लेकिन जिस दिन आप निर्धारित जंगल के आंवला बहेड़ा हरड़ को ले आए, कूट पीट कर अलग अलग बर्तनों में रख दिया, और जिसका जैसा वात पित्त कफ का असंतुलन उस हिसाब से कंपोजिशन बना करके दे दिया, मुझे नहीं लगता आगे कोई औषधि की जरूरत है। और लगभग ऐसी स्थितियां सभी औषधियों के साथ है, और यही छूट गया हमसे, और हम पड़ गए ड्रग्स माफिया के चक्कर में। एक बहुत कड़वी बात कहता हूं, शायद न्यासी हैं कॉलेज के आप, समाज सेवी हैं, चलो कोई बात नहीं, कड़वी भी हो तो मुझे बोलने में कोई डर भय और एतराज नहीं होता है। भारत के सारे मेडिकल कॉलेज, चाहे वो आयुर्वेद के हों, होम्योपैथी के हों या एलोपैथी के हों, इनका सिलेबस बनाता कौन है? सारे ड्रग्स माफिया बैठ करके सिलेबस बनाते हैं, ये सच्चाई है। आपके यहाँ प्रोफेसर साहब हैं, इनसे पूछ लो। पूरा सिलेबस बनाने का काम ड्रग्स माफिया का हो, और उसका एक ही टारगेट होता है ज्यादा से ज्यादा औषधि की बिक्री करना। लोग निरोगी हो या ना हो कोई मतलब नहीं उसका, लेकिन आपका उद्देश्य वो नहीं है। आपका उद्देश्य निरोगी भारत खड़ा करना है। इसलिए आपको एक बार ड्रग्स माफिया के चंगुल से बाहर निकलना पड़ेगा, और जिस आयुर्वेद को आप धारण कर रहे हो उस मूल आयुर्वेद के सूत्र पर अपने हाथों से कूट पीट कर औषधियां बनानी पड़ेगी, और तब आपके शब्दकोश में कुछ भी असाध्य नहीं रह सकता, सब कुछ साध्य हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा और उत्कृष्ट विज्ञान आए। मुझे एक ही आशा है कि आप इस कोर्स को पूरा करने के बाद किसी दूसरे थेरेपी का पिछलग्गू नहीं बनना, किसी दूसरे थेरेपी में जाकर के कंपाउंडरी करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। और जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, आप पंचगवी विद्यापीठम में आ जाना। केवल मात्र 20 दिन की कक्षा, और आपको पूरा मूल आयुर्वेद पंचगव्य सिखला दूंगा। और हमारे यहाँ तो क्या होता है कि बच्चा 5 दिन की कक्षा करके जाके गोमूत्र अर्घ घनवटी बना के पैसा कमाने लग जाता है, और आगे की वो फीस मात्र 30,000 रुपया फीस होता है, जिसमें उनका खाना पीना रहना पोशाक सब होता है। 37,000 में हम सब करके देते हैं। 20 दिन रहना, खाना, ड्रेस, एप्रॉन, किताब, पढ़ाई, गाड़ी भाड़ा छोड़कर, उसमें हम उनको तैयार कर देते हैं। और पहले सेमेस्टर में इतना ज्ञान दे देते हैं कि वो अर्क और घनवटी बेचकर, गोमूत्र अर्क और घनवटी बेचकर आगे का पैसा दे दे, फीस दे दे, उतना ही होता है। और कोई दुनिया की ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं होता। आप चाहो तो किसी बीमारी का नाम लेकर के पूछ सकते हो, मैं उसमें आंकड़े बता सकता हूं आपको। तो मैं समझता हूं कि आज के सत्र को यहीं पर पूरा कर दूं, समय हो गया। तो थोड़ा सा समय है आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए।
आप प्रश्न कर सकते हो, यथासंभव मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने की। हाँ, 90% गाय और ये पूरी योजना ब्रिटिश सरकार की थी, लेकिन उन लोगों ने देखा कि लोगों में गाय के प्रति इतनी ऊंची भावना है कि गाय खत्म नहीं हो सकती। तब उन्होंने क्या किया, डुप्लीकेट गाय हमें थमा दिया जिसका नाम जर्सी हॉलिस्टियन एंड फ्रीजियंस है। इसको उनके टर्मिनोलॉजी में अगर कहोगे तो पिग ब्रीड काउ, यानी सुअर से संकरित जीव। ये तो गाय नहीं है। गाय जो शुद्ध कंधे वाली जो होती है, जिसकी पूंछ जमीन को छूती है, जिसका नाभि पुष्ट होता है, जिसका गल कंबल बहुत लंबा निकला हुआ होता है और जो स्वभाव से सामाजिक होती है, ये गाय है। और भारत में 360 प्रजातियां की गाय थी 16वीं शताब्दी तक। 1945 में जो सर्वे हुआ उस समय तक लगभग 250 प्रजातियां थी। 1947 के बाद जो हमारे काले अंग्रेजों की जो सरकारें जो बनी, इसमें 150 प्रजातियों को और खत्म किया हमने, और अब कुल मिला के 100 प्रजातियां बची हुई है, जिसमें सरकार केवल 40 प्रजातियों की पहचान कर चुकी है। 60 प्रजातियां अभी भी पहचान की मोहताज बनी हुई है, जो सड़कों पर और रोड पर घूमती है। शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय हो तब उसका गव्य उपयोगी है, और यदि वह दोगली है, जर्सी हॉलिस्टियन फ्रीजियंस का है या कृत्रिम गर्भधारण से बनी हुई है, तब इसका कोई भी गव्य औषधीय उपयोग के लायक बिल्कुल नहीं होता। तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि गाय के गव्यों का एप्लीकेशन आप करो तो शुद्ध भारतीय नस्ल की हो और आपके जिला की प्रजाति हो। तो आपके जिला की एक प्रजाति है कौशलेन, कौशलेन है? हाँ, कौशली प्रजाति है आपके यहाँ जिला की, तो आप निर्धारित करो, या फिर आपके पड़ोस में लाल गंधारी है तो लाल गंधारी का आप कर लो उपयोग गव्यों का। और इसके पूरे सिद्धांत हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी दिन का किसी भी समय का आप ले लोगे। ये पूरे सौरमंडल के ग्रहों की स्थिति का गणित निकाल करके और फिर वो लिया जाता है। जैसे एक उदाहरण के लिए आपको एक विषय केवल उदाहरण के लिए रख देता हूँ, विषय बहुत बड़ा है ये, कि महीने में 2 दिवस ऐसा होता है जिसका नाम होता है एकादशी। सुना है? चंद्रमा का 11वां दिन। चंद्रमा के 11वां दिन हम एक समय भोजन क्यों करते हैं? कई लोग उपवास क्यों करते हैं? और हम लोग गोमूत्र नहीं लेते। गोमूत्र का संचय नहीं होता आज के दिन, एकादशी के दिन। क्यों? इसलिए कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच जो कोण बनता है, इस कोण में चंद्रमा की रिफ्लेक्शन एनर्जी पृथ्वी के ऊपरी परत से निकल जाता है और उसका रिफ्लेक्शन एनर्जी धरती पर नहीं पड़ता। इसके कारण हमारे शरीर की जीर्णता शक्ति कम जाती है और गाय के गव्यों में उसका गुण धर्म कम जाता है, इसलिए एकादशी का नहीं लेते। इसी प्रकार से 16 नियम हैं, उन नियमों का पालन करते हुए गव्यों का कलेक्शन होता है और फिर गव्यों का संग्रह कैसे करना है, किस गव्य की तासीर कितने समय तक है। जैसे दूध है, दूध अपनी पूर्ण अवस्था में 3 घंटे तक रहता है, बस। गाय के थन से निकलने के 3 घंटे के अंदर आपने उपयोग कर लिया तब वो सर्व औषधि सारम है, और यदि नहीं किया तो मात्र दूध है। उसी प्रकार से दही की जो तासीर है सूरज उदय से मात्र 2.5 घंटे की है। मक्खन की जो तासीर है वो मक्खन निकलने के बाद केवल 5 घंटे तक है। घी की जो तासीर है वो केवल 90 दिन तक है। तो ये सारे विज्ञान को पढ़ के समझ करके और फिर जब आप इसका एप्लीकेशन वनस्पतियों के साथ करोगे तो आप एक मात्र कल्पना करो कि 24 वनस्पति और 4 कल्प के आधार पर जब गविशुद्धर किसी भी कैंसर, डायबिटीज, सिकल सेल, थैलेसीमिया जैसी बीमारियों को चुटकी में उड़ा देते हैं तो आपके पास 4000 हर्ब्स है, 176 कल्प है। आप क्या नहीं कर सकते? आप 1.5 साल तक एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हो हैं? हाँ, मिल जाए। अच्छा, एक छोटी सी किताब है हमारे विद्यापीठम की, इसमें एक वैद्य की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए
आपका लोग करके एक वैद्य बन रहे हो, तो आपका निरोगी रहना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि डॉक्टर बीमार है तो किसी को निरोगी करने की बात करने का अधिकार ही नहीं है, इसलिए आपका निरोगी रहना जरूरी है। और इसीलिए ये छोटी सी पुस्तिका लिखी है, यहाँ पर व्यवस्था है सबको ये पुस्तिका देने की। गो सानिध्य में दिनचर्या, गाय के सानिध्य में आपकी एक वैद्य की दिनचर्या क्या हो सकती है, ये पुस्तक है। इस पुस्तक को ले लेना और आप इस पुस्तक को पढ़ना। आगे कोई और प्रश्न है? का भंडार है यहाँ तो भारत का केरल के बाद दूसरा सबसे ज्यादा आयुर्वेद कॉलेज की संख्या होनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ के हर जिला में एक आयुर्वेदिक कॉलेज होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ पर 14 तो एलोपैथी कॉलेज हैं। हाँ, और नर्सिंग के तो सबसे ज्यादा कॉलेज आपके यहाँ है, 140 नर्सिंग के कॉलेज हैं। तो आपको ये, मैं तो मेरी दृष्टि से मैं ही देखता हूं कि छत्तीसगढ़ की बेटियों को ये नर्स बना करके दूसरे राज्य में भेजने का परियोजना चला रहे हैं। अपने यहाँ रोजगार नहीं दे सकते। जब तक यहाँ के हर जिला में एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नहीं खोलोगे, तब तक जो छत्तीसगढ़ में जो इतनी वन संपदा है, इसकी अच्छी उपयोगिता नहीं हो सकती। एक तो सबसे बड़ी जो मुख्यमंत्री रहे हैं वही डॉक्टर रहे, वही खुलता है, वो भी 15 साल, तो 15 साल लेकिन काम बोलते तो बड़ी हंसी की बात है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सत्य है ये। अब पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ बजट देख लो, आयुर्वेद को ये कितना दे रहे हैं और एलोपैथी को कितना दे रहे हैं ये। अब एक जो सबसे बड़ा दुख का कारण है मुझे छत्तीसगढ़ के लिए कि आपके यहाँ सिकल सेल के बच्चे हैं, सिकल सेल के बच्चे हैं। मैं भूल गया था अपने व्याख्यान में इस विषय को रखने के लिए, मैं रखना चाहता हूं और थोड़ी 5 मिनट एक गंभीरता से सुनो आप। गंभीरता से सुनो, एक बहुत बड़ा जो संकट है, बहुत बड़ा जो संकट है छत्तीसगढ़ के पास, कि छत्तीसगढ़ में सरकार कहती है कि सबसे ज्यादा सिकल सेल के मरीज हैं, और सिकल सेल मरीज के बच्चों को चिकित्सा छोड़ दो, मात्र उसके स्कैनिंग के लिए, मतलब उसका डाटा मात्र इकट्ठा करने के लिए 285 करोड़ का आवंटन किया है। और मैं डंके की चोट पर लिख करके कहता हूं कि छत्तीसगढ़ के जितने भी सिकल सेल के मरीज हैं, सारे मरीजों को दे दो, मात्र 1 लाख रुपए के खर्चे में हर बच्चे को सिकल सेल से बाहर निकाल सकता हूं। और उतना छोड़ दो, अगर आपका आयुर्वेदिक कॉलेज अगर परमिशन दे दे हमें, तो मात्र मुझे 5 घंटे की कक्षा लेने की छूट दे दो, आप सभी को सिकल सेल चिकित्सा 5 घंटे में यूं सिखा दूंगा कि छत्तीसगढ़ में सिकल सेल का एक भी मरीज नहीं मिल सकता। ये आयुर्वेद की ताकत है, मेरी नहीं, ये आयुर्वेद और गाय की ताकत है। मात्र 5 घंटे में सिकल सेल और थैलेसीमिया खत्म हो सकता है आपके प्रयास से। और होना तो आप कॉलेज इसको कोट करके सरकार को पहुंचा दे, और यदि मैं नहीं कर पाया तो इस मंच से कहता हूं जिंदगी भर की गुलामी लिखता हूं छत्तीसगढ़ सरकार को, अगर ये नहीं हो पाया तो। आयुर्वेद की गहराइयों को पहचानो, समुद्र है समुद्र, और भाग्यशाली समझो कि आप उस समुद्र जैसे ज्ञान के भंडार वाले पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हो। विडंबना है मात्र यही कि आप जो सिलेबस पढ़ रहे हो ड्रग्स माफिया का बना हुआ है। जो बचा हुआ समय में है उसमें आयुर्वेद पढ़ो, अष्टांग हृदयम पढ़ो, अष्टांग संग्राम पढ़ो, चरक जी को पढ़ो, ऋषि आत्रेय को पढ़ो, निघंटू जी को पढ़ो। दिमाग के पट खुल जाएंगे कि आयुर्वेद क्या है और चिकित्सा क्या होती है। मरा हुआ आदमी भी खड़ा हो सकता है आयुर्वेद के एक समीकरण से। इससे ज्यादा क्या बात करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेषकर